और सीधे रुक करेंगे लखनऊ का, जहां पर भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम को सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं। देखते हैं और इसमें जो बताया गया कि हमें बीज से लेके बाजार तक इसके प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखना होगा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इसकी व्यापक संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास खेती योग्य जो भूमि है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 12% यूपी के पास है। लेकिन जितनी भूमि हमारे पास देश की है, इसमें 17% आबादी रहती है और उत्तर प्रदेश इसी देश की कुल कृषि उत्पादन से संबंधित कृषि योग्य भूमि में हम देश के अंदर 20% खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। पर्याप्त जल संसाधन हमारे पास है, लेकिन अब हमें आज की आवश्यकता के अनुरूप उस क्वालिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा जो हैप्पीनेस इंडेक्स को सही मायने में जमीनी धरातल पर उतार सके। पहले भारत के बारे में क्या धारणा थी कि लोगों के पास साधन कम थे तो आवश्यकताएं भी कम थी। आवश्यकताएं कम थी तो व्यक्ति में खुशहाली ज्यादा थी। और हैप्पीनेस इंडेक्स को उस खुशहाली के साथ जोड़ करके जब हम देखते हैं तो व्यक्ति अपने आप में मस्त रह करके व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। हम देखते थे गांव में उस सरकार पे निर्भरता उसकी ना के बराबर थी, ना के बराबर सरकार पे निर्भरता। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में जब बात आती तो बढ़ चढ़ करके भाग लेता था। देश की आजादी का प्रश्न हुआ तो उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। किसी ने प्रैक्टिस छोड़ दी, किसी ने खेती बाड़ी छोड़ दी, किसी ने स्कूल छोड़ दिया और कहा देश को आजाद कराना है, देश से अपेक्षा कुछ नहीं। लेकिन आजादी की मुहिम में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के देश के उन लोगों ने, उस समय की पीढ़ी ने अपने आप को समर्पित भाव के साथ आगे किया। आज हम चाहते हैं सब कुछ देश हमें दे, लेकिन हम देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। यह भाव मुझे लगता है हमें छोड़ना ही पड़ेगा और उस दृष्टि से आज का यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है कि आज की आवश्यकता है, उत्पादन भी बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ वह जो व्यक्ति इसका उपयोग करे उसके लिए यह लाभदायक भी हो। इसमें हम लोगों को एक नए प्रयास को आगे बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं। एक 5वां विश्वविद्यालय भी हमारा कृषि विश्वविद्यालय का बनने जा रहा है। हमारे पास 89 कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं और 2 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं। इन सभी कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र और हर जनपद में मंडी समिति को भी हम लोगों ने कह रखा है कि प्राकृतिक खेती से जो भी प्रोडक्ट आता है, जो भी खाद्यान्न आता है, उसके सर्टिफिकेशन के कार्यक्रम को हम लोगों को आगे बढ़ाना है और बीज से इसकी शुरुआत होनी चाहिए और फिर जब वह बाजार तक पहुंचे तो उसको तत्काल सर्टिफिकेशन के साथ जोड़ करके अच्छा दाम मिले। उसके लिए हर मंडी में इसके लिए स्टोर बनाइए, वहां से इसका दाम मिले, इसका प्रचार प्रसार हो। और कुछ जगह हम लोगों ने प्रारंभ किया है। हम लोगों ने सभी 6 की 6 कृषि विश्वविद्यालयों से कह रखा है कि आप अपने यहां सर्टिफिकेशन की लैब्स इंप्रूव करिए, धनराशि स्टेट गवर्नमेंट आपको उपलब्ध कराएगा। और हम लोगों ने मंडी से उस धनराशि की व्यवस्था के लिए पहले से प्रावधान कर दिया। अभी वहां पे तो पहले से लैब्स हैं, उस लैब्स को उनको थोड़ा सा अपग्रेड कर देना है और एक कार्यक्रम भी हम लोग प्रदेश के अंदर चला रहे हैं। अभी यहां पर आचार्य जी इस बात को कह रहे थे कुछ देर पहले, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने गुजरात में एक विश्वविद्यालय को, कृषि विश्वविद्यालय को प्राकृतिक
विश्वविद्यालय प्राकृतिक खेती से संबंधित विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया है। इसमें एग्रीकल्चर का हो, हॉर्टिकल्चर का हो, वेजिटेबल का हो, इस सब का उत्पादन जो भी हो वह प्राकृतिक पद्धति से हो और इसके लिए प्रशिक्षण और इस पर शोध के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकें, इस दृष्टि से वो कार्यक्रम वहां पे उन्होंने प्रारंभ किया है। और यहाँ पे मैंने कृषि मंत्री से भी कहा है किसी एक विश्वविद्यालय को हम लोग इसके लिए चयन करें, खासतौर पर जहां पर तत्काल हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। 9 क्लाइमेटिक जोन यूपी के अंदर है और क्लाइमेटिक जोन में हम लोगों ने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कृषि विज्ञान केंद्र को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। और हम चाहेंगे कि इसमें हम प्राकृतिक खेती को, प्राकृतिक हॉर्टिकल्चर को, प्राकृतिक वेजिटेबल को प्राकृतिक पद्धति से, इन सभी को हम उसके साथ आगे बढ़ा सकेंगे। तो मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र देखने लायक स्थिति में बन चुके हैं। 2017 के पहले तो स्थिति वहां पे बड़ी अराजकता की सी थी, जंगल उगे हुए थे। आज हम देखते हैं हर कृषि विज्ञान केंद्र में कुछ न कुछ एक्टिविटीज शुरू हुई है। आज वे देखते हैं वहां पे कि वहां पर जैसे कुछ भी देखो तो वहां पे कुछ न कुछ किसानों का प्रशिक्षण कर रहे हैं, डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर के लिए और एग्रीकल्चर के लिए, वेजिटेबल के लिए, या फिर श्री अन्न के लिए, या फिर वेटनरी के लिए अच्छा गौवंश हो। मैंने देखा है आचार्य जी की यहाँ कुरुक्षेत्र गुरुकुल में जाकर के मैंने स्वयं देखा कैसे गाय की देसी नस्ल की ब्रीड को उन्नत नस्ल में बदला जा सकता है प्राकृतिक पद्धति से ही। कैसे खेती विपरीत परिस्थितियों में अच्छी हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव से हम खेती को भी कैसे बचा सकते हैं, ये भी मैंने अपनी आंखों के सामने वहां जाकर के देखा है। और उसके बाद जब मैं स्वयं देखा हूं तब मैंने अपने कृषि मंत्री और अन्य लोगों को, यहाँ के अधिकारियों से भी कहा, मैंने कहा भी अब आप लोग एक बार फुर्सत निकाल करके होकर के आओ, देखो, पहले देखो और फिर औरों को दिखाओ, तो मुझे लगता है उसका लाभ होगा। और आज यही कारण है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 1 लाख हेक्टेयर एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा हुई है। बुंदेलखंड के 7 जनपदों में और गंगा जी के किनारे हमारे जो 27 जनपद हैं, इन सभी जनपदों में इसके प्रति व्यापक जन जागरण का एक कार्यक्रम लोगों ने चला करके इस अभियान के साथ जुड़े हैं। इसके परिणाम अच्छे आएंगे, बशर्ते हम सब अपने मिशन से पीछे न हट करके इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाएं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से यहाँ पर आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि आचार्य जी का, माननीय शिवराज जी का, भारत सरकार से आए हुए अपने सभी अधिकारियों का, यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे कुलपतिगण हैं, कृषि विशेषज्ञ गण हैं, अन्नदाता किसान हैं, इन सब का इस क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतार करके भारत के उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे पाएंगे। आप सबके प्रति इस पूरे अभियान के और कार्यक्रम के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। और लखनऊ से बड़ी खबर का रुख करेंगे। निषाद पार्टी के विधायक का अरेस्ट वारंट निरस्त। कोर्ट में उपस्थित न होने पर हुआ जारी वारंट। 11 जुलाई को सुनवाई के दौरान कोर्ट में नहीं हुए थे उपस्थित। रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती में पेपर लीक मामले में थे आरोपी। एमएलए बेदीराम विपुल दुबे समेत 8 का गिरफ्तारी वारंट निरस्त किया गया है। गैंगस्टर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने किया वारंट निरस्त। पेपर लीक मामले में 19 आरोपियों के खिलाफ चल रही थी सुनवाई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गैंगस्टर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने वारंट को निरस्त कर दिया है। पेपर लीक मामले में 19 आरोपियों के खिलाफ चल रही थी सुनवाई। और लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर निषाद पार्टी के विधायक का अरेस्ट वारंट जो है वो निरस्त कर दिया गया है। कोर्ट में उपस्थित न होने पर जारी किया गया था वारंट। और ऐसे में 11 जुलाई को सुनवाई के दौरान कोर्ट में नहीं हुए थे उपस्थित, जिसके बाद ये वारंट जारी किया था। रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती में पेपर लीक मामले में
आरोपी थे। और बड़ी खबर का रुख करेंगे, सपा के सभी 37 सदस्यों सांसदों का आज मुंबई में स्वागत समारोह। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है सपा। विधानसभा चुनाव के प्रबंधन के लगाए गए हैं इंद्रजीत सरोज। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने की तैयारी। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को मुंबई में साधने की तैयारियां हैं। गठबंधन के तहत महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा में लड़ने की तैयारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गठबंधन के तहत महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा में अब चुनाव लड़ने की तैयारी है। सपा के सभी 37 सांसदों का आज मुंबई में स्वागत समारोह किया जाएगा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की भी अब तैयारियों में सपा जुट गई है। और लखनऊ से बड़ी खबर, नगर निगम जोन 8 में कर निर्धारण के नाम पर खेल। नगर निगम जोन 8 के अधिकारी राजस्व को लगा रहे चूना। 8 लाख के हाउस टैक्स बिल का केवल 9,000 ही किया गया है भुगतान। पहले भवन स्वामी को 8,92,000 की रसीद दी गई थी, फिर भवन स्वामी से 9,182 रुपये में निपटारा करा दिया गया। लाखों रुपए का बकाया कर मात्र 9,182 रुपये में निपटारा कर दिया गया। तो यह भी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर लाखों रुपए के राजस्व को चूना लगाया गया है। नगर निगम जोन 8 में कर निर्धारण में बड़ा घोटाला भी सामने आया है, जहां पर राजस्व अधिकारी ही चूना लगाते हुए नजर आ रहे हैं। 8 लाख के हाउस टैक्स का बिल जो है वो 9,000 में ही निपटारा कर दिया गया है। और लखनऊ से एक और बड़ी खबर, लखनऊ लाए गए गोंडा ट्रेन हादसे के घायल। लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में कराया गया 2 घायलों को भर्ती। एक्सपर्ट डॉक्टर की निगरानी में शुरू हुआ इलाज। 20 साल के युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। अन्य युवक को आईसीयू में किया गया है भर्ती। एक्सपर्ट्स डॉक्टर की निगरानी में इलाज जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 20 साल के एक युवक की इलाज के दौरान मृत्यु भी हो गई है और साथ ही जो अन्य युवक है उनको आईसीयू में रखा गया है, जहां पर एक्सपर्ट्स डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। उनकी देखरेख में तमाम डॉक्टर्स लगे हुए हैं। लखनऊ में लाए गए हैं सभी जो घायल थे और लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में उनका इलाज भी जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक 20 साल के युवक की मृत्यु भी हो गई है इलाज के दौरान, जबकि अन्य युवकों का इलाज आईसीयू में जारी है। एक्सपर्ट डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज जारी है और ऐसे में लखनऊ लाए गए थे गोंडा ट्रेन हादसे के घायल। और गोंडा से बड़ी खबर मिल रही है, ट्रेन के डब्बे के नीचे दबा मिला एक महिला का शव। रेलवे ट्रैक पर कार्य करते समय आरपीएफ ने किया बरामद। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है शव। हादसे में मृतकों की संख्या हुई 4। 2 शवों की हो चुकी है पहचान, जबकि 2 की शिनाख्त जारी है। और करीब 19 घंटे से गोंडा मनकापुर रेल मार्ग पूरी तरह से बंद है। रेलवे ट्रैक को जल्द चालू किया जाने की कोशिश भी लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रेन हादसे में अब मृतकों की संख्या 4 हो गई है। और हमीरपुर से बड़ी खबर, जवाहर नवोदय राठ में छात्र छात्राओं का प्रदर्शन। सुविधाओं की कमी के चलते फूटा छात्र छात्राओं का गुस्सा। लाइट, पानी और खाने की खराब गुणवत्ता को लेकर आक्रोश जारी। भीषण गर्मी में हॉस्टल में रहने को मजबूर छात्र। बीमार होने पर भी नहीं हो पा रहा है सही इलाज। प्रिंसिपल पर बच्चों के अभिभावकों से बदसलूकी करने का आरोप भी लगा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदर्शन किया है छात्र छात्राओं ने और ये भी कहा है कि बीमार होने पर भी उनको सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। प्रिंसिपल पर बच्चों के अभिभावकों से बदसलूकी करने का भी आरोप लगा है। मेरी ये दिक्कत है कि सर गार्जियन से अच्छे से बात नहीं करते, उनके ऊपर चिल्लाते हैं, उन्हें उनसे रूडली बात करते हैं प्रिंसिपल सर। अच्छा। और 5 बजे के बाद गार्जियंस को बच्चों से मिलने नहीं दिया जाता। ये क्या, कैसा, क्यों, हम समझ नहीं पा रहे हैं।
और क्या समस्या है जो आप लोग सड़कों पे? और लाइट और ग्राउंड की तो सब बता ही चुके हैं, आपने देखा है। और कैंटीन नहीं खुल रही है, टेंडर नहीं आ रहे हैं, छोटे छोटे टेंडर नहीं आ रहे हैं। इतने सालों से हमने कभी नहीं देखा कि ऐसा हुआ है, लेकिन 30 साल हो रहे हैं। जगह वायर की कटिंग है। मेरे प्रिंसिपल का नाम मिस्टर नीतीश कुमार सर। मैं खुद खड़ा हूँ यहाँ, सुनने आऊँ मैं सर। यहाँ पे पढ़ने के लिए हमें लाइट, पानी और जीने के लिए खाना चाहिए, वही सब कुछ की सुविधा यहाँ पे है ही नहीं। खाना एकदम बेकार मिलता है, इतने पिछले 17 दिनों से हो गया, खाने की क्वालिटी गिरती ही जा रही है। खाने में पानी हो रहा है लेकिन हाउसों में पानी नहीं आ रहा है। हाउस में पानी कहते हैं लाइट की वजह से नहीं आ रहा है, लेकिन पिछले 6 महीने से हाउस में सप्लाई नहीं है टंकी की। हाउस के ऊपर जो टंकी रखी है वो सिर्फ नाम के लिए रखी है। जब पानी डायरेक्ट खुलता है तो पानी आता नहीं, तो पानी हमारे हाउसों में नहीं आता है। हम पिछले 6 महीने से कह रहे हैं, कहा जाता है हो जाएगा, हुआ नहीं अभी तक। लाइट की समस्या, रात को 3-3 बजे तक लाइट नहीं आती, पूरे दिन लाइट नहीं आती। अभी मैं गीला खड़ा हूँ, यहाँ पे तो हवा लग रही है, हाउस तो एकदम गर्माते हैं धूप की वजह से। वहाँ पे अरे भट्टी क्या, ऊपर वाली धूप पूरी इतने खुले में बने हुए हैं, धूप रहती है, इतना ज्यादा गर्माता है, लेकिन बच्चे वहाँ फिर भी रहते हैं। सुबह सो के उठो, पूरी तकिया गीली, पूरे बिस्तर गीले, तब किसी को दिक्कत नहीं होती है। रात को 3 बजे तक हम ग्राउंड में रहते हैं, तब देखो बच्चों को संभालने के लिए वार्डन चाहिए होता है, वार्डन यहाँ गेट पे बैठता है। जी, सारे आरोप मेरे ऊपर हैं। सिर्फ बिजली की हमें परेशानी और कोई परेशानी नहीं। सबसे अच्छी बात करता हूँ, लेकिन स्कूल के बच्चे ने कहा 5 बजे तक ही हम मिलने दे सकते हैं। बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी पर नवोदय विद्यालय समिति का नियम है, मेरा बनाया हुआ नहीं है। कोई समस्या नहीं है। पानी है वो गिर रही है, बिजली की पानी है, बिजली की परेशानी है, और बिजली की वजह से हम पूरा पानी नहीं ले पा रहे हैं। खाने की समस्या को नहीं, खाने की कोई समस्या नहीं है। कैंटीन बुलाई है, कैंटीन का टेंडर हुआ है, कैंटीन वाले को दिया है कि आके कैंटीन लगाओ, वो 2 या 3 में लगा, दिन में लगाएगा। और श्रावस्ती से बड़ी खबर मिल रही है। अंधविश्वास और पाखंड का वीडियो वायरल, मासूम को जमीन में गिराकर पीटते दिखे कुछ लोग। 17 जुलाई मुहर्रम के दिन का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। झाड़ फूक के नाम पर मासूमों के साथ हो रहा अमानवीय व्यवहार। सोनवा थाना क्षेत्र अंतर्गत बदला चौराहे का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक को नीचे की ओर लेटाया गया है और उस पर कई लोग लात से मारते हुए भी नजर आ रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि झाड़ फूक का ये मामला है और इस दौरान ये जो युवक है वो युवक को लात से मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंधविश्वास और पाखंड अपने चरम पर दिखाई दे रहा है श्रावस्ती में, जहां पर मासूम को जमीन पर गिराकर उस पर लात मारते हुए कई युवक दिखाई दे रहे हैं। 17 जुलाई मुहर्रम के दिन का भी ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर झाड़ फूक के नाम पर मासूमों के साथ ये इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। और बिजनौर से बड़ी खबर, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार पिता बेटे की मौके पर मौत। बाइक सवार दिल्ली जा रहे थे अपने पिता के साथ और धनौरा मार्ग पर ट्रक ने यह टक्कर मार दी। सूचना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बाइक सवार पिता और पुत्र जा रहे थे, इसी बीच ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर ही पिता और पुत्र की मृत्यु हो गई है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और इस दौरान बाइक पर सवार पिता और पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई है। बाइक से दिल्ली जा रहे थे पिता और पुत्र। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बलिया में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उमाशंकर पाठक ने नवनियुक्त 65 पदाधिकारियों और को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। उन्होंने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। साथ ही पहली मीटिंग कर 2027 की रणनीति भी तैयार की है। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को फिलहाल 100 दिन का कार्यक्रम के तहत पार्टी की नीतियों को जन जन और गांव-गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया है। जिला अध्यक्ष उमाशंकर पाठक ने दावा किया है कि 1977 में जो कांग्रेस ने बलिया में जो इतिहास रचा था, वो फिर से 2027 में इतिहास रचने जा रही है। जी आज यहाँ हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव सबकी आज जो है पहली बैठक थी नियुक्ति होने के बाद।
और इसलिए सबका स्वागत समारोह रखा। कितने लोगों को आज शपथ दिलाई आज आपने? जी जी, सबको पदों पर कार्य के पद के हिसाब से। कितने लोगों को आपने पद दिया है अभी? कमेटी में हमारे 62 लोग हैं। इटावा कोतवाली थाने में जिला सहकारी बैंक से करोड़ों रुपए के गबन का मामला सामने आया है, जिसको लेकर उप महाप्रबंधक उमेश कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल उप महाप्रबंधक की ओर से की गई जांच में जिला सहकारी बैंक के 10 कर्मचारियों पर वित्तीय अनियमितता और गबन का आरोप सिद्ध हुआ है। कर्मचारियों पर 24 करोड़ 18,66,865 रुपए के गबन का आरोप है, जिसको लेकर इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि 2 कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। इसमें एक हमें दिसंबर के महीने में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी हमने प्राइमरी इंक्वायरी कराई। उस इंक्वायरी में 2 बैंक के कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई थी, उन्हें तभी सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद एक कमेटी बना के, क्योंकि बैंकिंग एक वित्तीय संस्थान है और बहुत ब्रॉड वर्क होता है, तो उसकी कमेटी बना के हमने विस्तृत की जांच कराई। जो जांच कमेटी बनी थी उसने अपनी हमें 9 जुलाई को रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें ये 24 करोड़ के लगभग की अनियमितताएँ, गबन वगैरह प्रदर्शित हुआ। तो उसी समय उन सभी कर्मचारियों को, जितने भी इन्वॉल्व थे, निलंबित किया गया और उसमें जो अध्यक्ष जांच कमेटी रहे उनको एफआईआर करने का ऑर्डर किया गया, जिसके क्रम में ये एफआईआर है। उनके जो जीएम होते हैं उनके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया था और जैसा उन्होंने बताया कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई थी इनकी, कोऑपरेटिव बैंक है जो इटावा का, उसमें कई वर्षों से, जैसा कि उन्होंने पहले बताया, 18 से लेकर 24 तक लगभग 24 करोड़ 90 लाख रुपए का गबन हुआ है और बैंक का जो पैसा था वही बैंक के अधिकारी कर्मचारी मिल करके उसमें फ्रॉड करने की बात बताई गई है। इस संबंध में एक अभियोग दर्ज किया गया है और उसकी तफ्तीश गहराई से कराई जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे तदनुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें ये भी बता दूं कि 2 अभियुक्तों को अभी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कन्नौज में सड़क हादसे में मौत के बाद हाईवे पर जाम लगाने वाले ग्रामीणों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने उप निरीक्षक प्रशांत गौतम की तहरीर पर 15 नामजद समेत 150 अज्ञात के खिलाफ 12 धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इससे साबित होता है कि पुलिस कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है।